मैंने बस इतना लिख दो, आई लो यो। बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। गुर्बत की वजह से घर छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते, लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर तक जागती रही। भतीजे ने मजाक में कहा, चची, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे परेशान करने का इरादा है? मैं हंसकर बोली, नहीं रे, बस सोच रही हूं जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बालों को खींच लिया। वो बोला, चच्ची, आपको मालूम है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हो। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं थोड़ा चुप होकर बोली, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है खुशियां सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके चेहरे का वो कुर्ब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन ने जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के अंदर सो गए, पर नींद हम दोनों की आंखों से दूर थी। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सा कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से लेट आया, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूं। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आ कर बस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकाहट, अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, चची, आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़ने पर मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने उसका मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। इसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीलिंग एक्सेप्टेड है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हम दोनों के दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात के सन्नाटे में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने हुआ बदलने के लिए कहा, सुन, थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दुख रही है। वो बोला, बस इतना काम। ठीक है चची, आज मैं ही आपको रिलैक्स कर देता हूं। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहा है। वो हंस कर जवाब दिया, डॉक्टर से भी ज्यादा केयर करता हूं मैं आपकी। इसके लफ्जों में एक निशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी, पर छप छप कर अनजुवाए भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद में उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता से कहा, चची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर रह गई। इसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी था। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अब भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजर मिलती एक अजीब सी शरारत छिप जाती,
शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चची आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुझे लगता है मैं इतनी फरी हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम आपका फ्यूअर्ट है या मैं? उसके लफ्जों ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया। मैंने गुस्से का ड्रामा करते हुए कहा, ज्यादा शरारत मत कर वरना माँ को बोल दूंगी। वो हंस कर बोला, अरे अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात फिर से वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्का चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। इसने बिस्तर पर बैठ कर कहा, चची एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ बोल। वो थोड़ा रख कर बोला, चची जब मैं आपके पास होता हूं ना लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है। और सच कहूं तो मुझे नींद भी तभी आती है जब मैं आपके पास होता हूं। मुझे उसके लफ्जों में एक अलग ही खरापन महसूस हुआ, जैसे वो अंदर से दिल की बात की रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो करीब आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं चची अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। इसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल पास पास थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर सो जा अब। वो हंसकर बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके इतना करीब सोऊंगा कि दूरी का नाम भी न रहे। और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस पल मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब उसमें एक नई कहानी लिख रही थी। मैं चुप रही, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और करबत सब कुछ एक निशा बन चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, चची आपको पता है मैं दिन भर बस इसी पल का इंतजार करता हूं। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस पल का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर होते हैं और मैं बस आपके करीब रहता हूं। इसके लफ्जों में एक मासूमियत भी थी और एक शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो गया है रे। मुझे तो लगता था तो अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा पर मैं खुद जानता हूं मैं बदल चुका हूं। अब मैं छिप कर नहीं रहूंगा। इस पल मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कहना चाहता हो कि अब मैं दूर न जाऊं। चची, उसने आहिस्ता से कहा, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं दिल से की रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चची नहीं हो। मेरे होंठों पर लफ्ज रख गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छिप गया था। इसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये पल महसूस करने दो। और फिर वो पल आया जहां दौरी का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। आज रात जब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए, मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो सपना में अपने दिल में छिपाकर रखती थी वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे गले तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर सांस भरी हुई थी, जैसे हुआ भी अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला न छोड़ना चाहती हो। उसने आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें ऐसी चल रही थीं जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो मुझे पागल कर देगा। वो हंस पड़ा। मैं तो पहले ही हो चुका हूं आपके लिए। इसने कंबल और खींच लिया और हम दोनों और करीब आ गए। इस पल कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सिर्फ मैं और वो एक नई कहानी में खो गए। हर
पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। इसके हाथ मेरे बाजों से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकना चाहा पर दिल ने साथ नहीं दिया, और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक मामूली रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कि रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी चची नहीं रही, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। और मैंने इस पल सोच लिया, अब जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये राज हम दोनों के दरमियान हमेशा रहेगा। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भतीजा समझ रहे थे कि रात का राज अब तक सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही था, पर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरहा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है किसी की रात बड़ी स्पेशल थी। मैंने घबराकर पानी का गिलास उठाया, पर भतीजा खामोश रहा। रदा ने भी शरारत भरे लहजे में बोला, हाँ चची, भतीजा तो आज अलग ही रोशनी में चमक रहे हैं। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या सिर्फ मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कि रहा हो चुप रहना सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। आहिस्ता से बोली, चच्ची, मुझे लगता है आप और भतीजे के दरमियान कुछ अलग चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। मैं ने फौरन मुस्कुराकर कहा, पगली तो ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही क्लोज हैं। पर उसकी नजरें कह रही थीं कि वो अब भी पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है चची कहीं कोई हमें देख न ले, उसने फसफसाती हुई आवाज में कहा। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। इसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। इसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों फिर अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए। हर पल, हर छोटी हरकत एक नई कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहरा डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया खौफ भी साथ था। ये रिश्ता कितनी देर तक छिप सकता है? फरह की शरारती मुस्कुराहट, सारा की शक भरी नजरें। मेरा नाम जोया है और मेरी जिंदगी का ये किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब मेरी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। मेरी शादी को अभी बमुश्किल 2 साल ही हुए थे कि मेरे शौहर फाहद एक ट्रैफिक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो मेरी कुल कायनात थे, मेरा मान, मेरा सहारा। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मेरा वजूद करची करची हो गया था और मैं खुद को एक बेरहम दुनिया में तन्हा महसूस करने लगी थी। फाहद के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा देवर अयान रह गए थे। अयान की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो देखने में तो बच्चा था, लेकिन फाहद की वफात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह चाहा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। फाहद की जिंदगी में अयान की हंसी घर में गूंजती रहती थी। वो शरारती था, चंचल था और हर वक्त खेल कूद में मगन रहता। लेकिन भाई के जनाजे के बाद मैंने उसकी आंखों में वो वीरानी देखी जो मेरी अपनी आंखों में थी। वो खामोश हो गया था, उसकी शरारतें कहीं खो गई थीं और वो घर के कोने में दबक कर बैठा रहता। फाहद के इंतकाल को अभी चंद दिन ही गुजरे थे और इद्दत के अय्याम में मैं शदीद खौफ और तन्हाई का शिकार थी। मुझे अकेले कमरे में सोने से डर लगता था। रात की तारीकी मुझे डसती थी और हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता था। वो घर जिसे फाहद में बड़े चाव से सजाया था, अब मुझे काट खाने को दौड़ता था। मेरी सास और ससुर का इंतकाल पहले ही हो चुका था, इसलिए इस घर में मेरे और अयान के सिवा कोई न था। मेरी वालदा अक्सर फ़ोन पर मुझे समझाती थीं कि बेटा, अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा। अयान अब बड़ा हो रहा है, वो नामहरम तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़माना बहुत ख़राब है। तुम्हें अपने पर्दे और फासले का ख्याल रखना होगा।
अम्मी की बातें सुनकर मुझे दुख भी होता और गुस्सा भी आता। वो 12 साल का मासूम बच्चा जिसकी आंखों में अभी दुनिया की समझ बूझ भी पूरी तरह नहीं उतरी थी, उसे लोग शक की निगाह से क्यों देखते हैं? लेकिन माशरे का डर एक ऐसी चीज है जो इंसान के दिल में ना चाहते हुए भी वसवसे डाल देता है। एक रात तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क और बादलों की गर्ज ने मेरे खौफ में इजाफा कर दिया था। मैं अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। फाहद की यादें मुझे तड़पा रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से अयान की धीमी और सहमी हुई आवाज आई। भाभी माँ, मैं हूँ अयान। आपने शाम से कुछ नहीं खाया, मैं खाना लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अयान खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दाल चावल और पानी का ग्लास रखा था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में मेरे लिए फिक्र और अपनायत थी। इस वक्त मुझे अम्मी की तमाम नसीहतें फजूल लगें। वो कोई गैर नहीं था, वो फाहद की निशानी था, मेरा छोटा भाई था। अंदर आ जाओ अयान, मैंने नरमी से कहा। वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ और ट्रे मेज पर रख दी। भाभी, आप खाना खा लें। भाई होते तो वो कभी आपको भूखा ना रहने देते। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। उसने इतनी मासूमियत और संजीदगी से कहा कि मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अयान, तुम भी मेरे साथ खाओ। उसने इनकार करना चाहा, लेकिन मेरे इसरार पर मान गया। हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया। इस खाने में कोई खास जायका नहीं था। शायद अयान ने खुद गरम किया था या बाजार से लाया था, लेकिन उस वक्त वो निवाले मेरे लिए अमृत से कम न थे। खाने के बाद अयान ने बर्तन समेटे और जाने के लिए मुड़ा। फिर वो रुक गया और पलट कर बोला, भाभी, आप डरे मत। मैं आज रात अपने कमरे में नहीं बल्कि यहाँ आपके कमरे के बाहर लाउंज में सोफे पर सोऊंगा। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो या डर लगे तो बस आवाज़ दे दीजिएगा, मैं जाग रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिला। एक 12 साल का बच्चा मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा था। उस रात मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे यकीन था कि बाहर मेरा एक मुहाफ़िज़ मौजूद है। अजीब बात ये हुई कि पिछली कई रातों से जो नींद मुझसे रूठ गई थी, इस रात मुझ पर ऐसी तारी हुई कि मैं बेखबर होकर सो गई। ऐसा लगा जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। शायद ये अयान के दिलासे का असर था या फिर पेट भरकर खाना खाने का सुकून। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो हैरान करने वाली बात थी कि दिन काफी चढ़ चुका था। घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठी। इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही? कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई थी या फिर खाने में कुछ था? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अम्मी की बातें गूंजी और शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला, क्या अयान ने मुझे कुछ खिलाकर बेहोश तो नहीं कर दिया था? मैंने फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और अपने इन गंदे ख्यालात पर लानत भेजी। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकली। लाउंज खाली था, अयान वहाँ नहीं था। किचन में देखा, वहाँ भी सन्नाटा था। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हुआ। मैं सीधा अयान के कमरे की तरफ गई। उसके कमरे का दरवाज़ा नीमवा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा धकेला और अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। अयान ज़मीन पर बैठा था और उसके सामने मेरा जेवरात का डब्बा खुला पड़ा था। ये वो जेवर था जो मेरे वालिदैन ने और फाहद ने मुझे दिया था और मैंने उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। अयान के हाथ में मेरे सोने के कड़े थे और वो उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। शक का एक जहरीला सांप मेरे दिल में कुंडली मारकर बैठ गया। क्या अम्मी ठीक कहती थीं? क्या गुर्बत और मजबूरी ने अयान की नीयत खराब कर दी है? क्या वो ये जेवर चुरा कर बेचने का मंसूबा बना रहा है? 12 साल का बच्चा और इतनी बड़ी चोरी! मेरा दिमाग चक्कर आ गया। मैंने सोचा था कि वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ये तो मेरी जमा पूंजी लूटने लगा है। गुस्से और दुख की मिली जुली कैफियत में मैंने जोर से पुकारा, अयान! अयान बुरी तरह चौंका और उसके हाथ से कड़ा छूटकर कालीन पर गिर गया। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से डब्बा छीन लिया और गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये जेवर तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने मेरी अलमारी खोली, चोरी करने लगे हो तुम?
मेरे लहजे की तलखी और इल्जाम ने जैसे उसे तोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खड़ा हो गया और सर झुका कर बोला, नहीं भाभी माँ, खुदा की कसम मैं चोरी नहीं कर रहा था, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर क्या कर रहे थे? मैंने चीख कर पूछा। मेरे सूते हुए मेरी अलमारी से जेवर निकालकर यहाँ ले आए और कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, मैं तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुम। मैं रो पड़ी। मेरी बेबसी और दुख ने मेरे अल्फाज को मजीद तल्ख कर दिया था। अयान मेरे करीब आया और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। वो फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, मेरी बात सुन लें, खुदा के लिए मुझे चोर मत समझें। मैं मर जाऊंगा मगर आपकी चीज को बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाऊंगा। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, तो फिर बताओ सच क्या है? अयान ने अपनी कमीज से आंसू पोंछे और हिचकियों के दरमियान बोलना शुरू किया। भाभी, कल शाम जब मैं दुकान पर सौदा लेने गया था तो वहाँ मकान मालिक खड़ा था। वो दुकानदार से कह रहा था कि फाहद साहब के इंतकाल के बाद अब किराया कौन देगा। वो कह रहा था कि अगर इस महीने का किराया और पिछले 2 माह का बकाया ना मिला तो वो हमें घर खाली करने का नोटिस दे देगा। मैं सुनकर सन हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फाहद पर कर्ज भी था और किराया भी बाकी है। अयान ने बात जारी रखी। मैंने घर आकर आपको परेशान देखा तो हिम्मत नहीं हुई कि आपको बताऊं। आप पहले ही भाई के गम में निढाल थीं। रात को जब आप सो गईं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर मुझे याद आया कि भाई ने एक बार कहा था कि ये जेवरात मुश्किल वक्त के लिए हैं। मैंने सोचा कि मैं इसमें से सिर्फ एक छोटा सा सेट या कोई अंगूठी अलग कर लूं और जाकर सुनार से उसकी कीमत पता करूं। मैं देखना चाहता था कि क्या इससे हमारा कर्ज उतर सकता है या नहीं। मैं चोरी नहीं कर रहा था भाभी, मैं बस हम दोनों की छत बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। मैं जमीन में गड़ गई। मैं कितनी कमजोर थी, कितनी बदगुमान थी। मैंने उस मासूम फरिश्ते पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जो अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी परेशानी का बोझ अकेला उठाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे सुकून के लिए जागता रहा, मेरी छत बचाने के लिए तदबीरें सोचता रहा और मैं उसे शक की निगाह से देखती रही। मैं वहीं कालीन पर बैठ गई और अयान को अपने सीने से लगा लिया। अब मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रहा था। मुझे माफ कर दो अयान, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं डर गई थी, मेरे हालात ने मुझे वहमी बना दिया है। मैंने उसके बालों को चूमते हुए कहा। अयान ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं भाभी माँ, मैं समझता हूँ आप अकेली है ना, इसलिए डर जाती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना। मैं अभी छोटा हूँ लेकिन मैं मेहनत करूँगा। मैं स्कूल के बाद मैकेनिक की दुकान पर काम कर लूँगा, अखबार बेच लूँगा, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। हमें ये जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझसे फाहद को ज़रूर ले लिया है, लेकिन उसकी जगह मुझे अयान की सूरत में एक ऐसा मुहाफिज दिया है जिसका दिल सोने का है। मैंने जेवरात का डब्बा बंद किया और अयान के हाथ पर हाथ रखकर कहा, नहीं मेरे भाई, तुम काम नहीं करोगे, तुम पढ़ाई करोगे। फाहद का ख्वाब था कि तुम बड़े अफसर बनो। रही बात घर और किराए की, तो ये जेवरात किस दिन काम आएंगे? ये सिर्फ धात के टुकड़े हैं, हमारी इज्जत और सुकून से ज्यादा कीमती नहीं है। हम इसमें से कुछ बेचकर किराया भी देंगे और मैं घर में सिलाई का काम शुरू करूंगी। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। उस दिन के बाद हमारे दरमियान से हर तरह का खौफ, शक और फासला खत्म हो गया। मैंने माशरे की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। अयान वाकई मेरा बेटा भी था और भाई भी। हम मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। खुश आमदीद नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि रात के सन्नाटे जब अपने अंदर गहरे राज छुपा लेते हैं तो रिश्तों की डोर कितनी नाजुक हो जाती है? ये कहानी है जज्बात, खुफिया ख्वाहिशात और एक ऐसी रात की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सनसनीखेज दास्तान का हिस्सा बनें। रात का पिछला पहर था और खामोशी ने पूरी कायनात को अपनी आगोश में ले रखा था। मेरा नाम एहसन है और मेरी उम्र 25 बरस है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इंसान के दिल में जब कोई अनकही ख्वाहिश मचल रही हो, कोई ऐसा जज्बा जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन रखे, तो फिर मखमल के गद्दे भी कांटों की तरह चुभते हैं। मेरा दिल एक अजीब सी वीरानी और प्यास महसूस कर रहा था।
एक ऐसी तलब जो किसी के प्यार, किसी के लम्स और किसी की मोहब्बत भरी सरगोशियों की थी। मेरी जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन अंदर एक तूफान बरपा रहता था। शायद ये तन्हाई का असर था या जवानी का तकाजा कि इस रात मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मैंने करवट बदली, आंखें बंद की और तसव्वुरात की दुनिया में खोकर खुद को बहलाने की कोशिश की और बिल आखिर थकन के बायस मेरी आंख लग गई। अभी मैं गहरी नींद में गया ही था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ हो का आलम था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। हमारा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था और छतें आपस में मिली हुई थीं। मुझे अक्सर शक होता था कि छत पर कुछ सरगर्मियां होती हैं, कुछ दबी दबी आवाजें जो हवाओं के दोष पर बिखर जाती हैं। आज मेरा शक यकीन में बदलने वाला था। मैंने सोचा कि जाकर छत का जायजा लूं। कहीं मेरी बहन सबा और मेरा कजन रेहान, जो अक्सर नजरें बचाकर एक दूसरे को देखते थे, आज फिर कोई नई दास्तान रकम तो नहीं कर रहे। मैं दबे पांव सांस रोके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां कहीं मेरे कदमों की चाप से बोल न पड़ें, इसलिए मैं इंतहाई एहतियात से ऊपर चढ़ रहा था। छत का दरवाजा नीमवा था। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने ओट से झांक कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरा शक दुरुस्त था। छत के एक कोने में, जहां पुरानी चारपाई रखी हुई थी और कुछ पुराना सामान पड़ा था, वहां 2 साए मौजूद थे। चांद की मध्यम रोशनी में मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। वो सबा और रेहान थे। रात की इस तन्हाई में वो दोनों दुनिया व माफिया से बेखबर एक दूसरे की मोहब्बत में गुम थे। ये मंजर मेरे लिए हैरान कुन भी था और एक मौका भी। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि उनके दरमियान हवा का गुजरना भी मुहाल था। उनकी सरगोशियां, उनकी दबी दबी हंसी और उनकी बेइख्तियार मोहब्बत, सब कुछ इस बात का सबूत था कि ये रिश्ता अब दोस्ती की हदों से बहुत आगे निकल चुका है। मैंने सोचा कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये रात मेरे लिए एक ऐसा हथियार साबित हो सकती थी जिससे मैं अपनी जिंदगी की कुछ उलझी हुई डोरें सुलझा सकता था। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, खौफ से नहीं बल्कि जोश से। मैंने कैमरा ऑन किया। छत पर रोशनी बहुत कम थी, सिर्फ चांदनी और दूर जलते स्ट्रीट लाइट की मध्यम किरणें थीं। वीडियो थोड़ी धुंधली आ रही थी, लेकिन इतनी वाज़ेह जरूर थी कि इसमें मौजूद किरदारों को पहचाना जा सके। मैं काफी देर तक ओट में छुपा उनकी मोहब्बत के मनाजिर कैद करता रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। एक तरफ गुस्सा था कि घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया, और दूसरी तरफ एक शैतानी खुशी थी कि अब ये दोनों मेरी मुट्ठी में होंगे। जब वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने लगे और अपनी बातों को समेटने लगे, तो मैंने सोचा कि अब सही वक्त है मंजरे आम पर आने का। मैं एकदम अंधेरे से निकलकर इनके सामने आ खड़ा हुआ। मेरे अचानक सामने आने पर सबा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो बुरी तरह घबरा गई और फौरन अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने लगी, हालांकि खौफ से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। रेहान, जो अभी तक मोहब्बत के नशे में सरशार था, मुझे देखकर जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे वहीं टोक दिया। रेहान, रुक जाओ। मेरी आवाज में एक ऐसी सख्ती और ठहराव था जिसने उसे वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो शोर मचेगा, अम्मी और अब्बू जाग जाएंगे, और तुम्हें तो पता है कि मेरा भाई फहद कांवरान कितना गुस्सीला है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। मेरी बात सुनकर रेहान का रंग फक हो गया। वो वहीं रुक गया। सबा और रेहान दोनों मेरी तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ और निदामत के साए लरज़ रहे थे। वो दोनों मेरे करीब आए और तकरीबन मेरे कदमों में गिरने वाले थे। सबा रोते हुए कहने लगी, भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। अगर अब्बू को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज एहसन भाई, हमारी इज्जत रख लो। रेहान भी हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। एहसन भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक करा था। प्लीज किसी को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस ये बात यहीं दबा दो। मैं खामोशी से उन दोनों की हालत देखता रहा। मेरे जहन में एक मंसूबा तेजी से तरतीब पा रहा था। मैं एक तीर से 2 शिकार करने का कायल था। मुझे याद आया कि रेहान की बहन किंजा बेहद हसीन व जमील थी।
किंजा की वो नशीली आंखें और मासूम मुस्कुराहट हमेशा मेरे दिल में हलचल मचा देती थी, लेकिन मैं कभी इजहार की हिम्मत नहीं कर सका था। आज किस्मत ने मुझे वो कुंजी दी थी जिससे मैं किंजा के दिल का दरवाजा खोल सकता था। मैंने सोचा क्यों न इस मौके का इस्तेमाल करके रेहान को मजबूर करूं कि वो किंजा के साथ मेरा रिश्ता तय करवाए या कम से कम मेरी राह हमवार करे। मैंने रेहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे थोड़ा साइड पर ले गया। सबा वहीं खड़ी कांपती रही। मैंने रेहान से कहा, देखो रेहान, अभी रात के 4 बज रहे हैं। तुम इस वक्त मेरे घर में मेरी छत पर मेरी बहन के साथ हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी सबको बुला सकता हूँ और तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। पुलिस केस तो बात की बात है, पहले खानदान में जो तुम्हारी रसवाई होगी वो अलग। रेहान की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ एहसन भाई, मैं जानता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझ पर एहसान करो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, ये मेरा राज ही रहने दो। फिर वो सफाई पेश करने लगा। एहसन भाई, मेरा यकीन करें, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। सबा ने मुझे मजबूर किया था। उसने जिद की थी कि आखिरी बार मिल लो, आप चाहें तो इससे पूछ लें। सबा ने वहीं से दबी आवाज में कहा, हाँ भाई, मैंने ही बुलाया था, गलती मेरी है। मैंने सबा को सख्ती से घूरा और कहा, तुम अभी खामोश रहो, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ। अभी मैं रेहान से निमट लूँ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। मेरी डांट सुनकर वो सहम कर चुप हो गई। मैंने रेहान की तरफ देखा और कदले नरम लहजे में कहा, देखो रेहान, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी जवान हूँ और जज्बात को समझता हूँ, लेकिन ये दुनिया उसूलों पर चलती है। तुमने मेरा राज खोला तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा, लेकिन मेरे पास एक तजवीज है। रेहान ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या तजवीज है एहसन भाई? आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी बात करता हूँ, मुझे बातें घुमा फिराकर करने की आदत नहीं है। तुम्हारी बहन किंजा मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और किंजा की बात पक्की करवाओ, मेरी सेटिंग करवा दो। मुझे पता है तुम भाई हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम भी तो मेरी बहन के साथ। खैर, समझदार को इशारा काफी है। रेहान के चेहरे पर एक कर्ब की लहर दौड़ गई, लेकिन वो बेबस था। एहसन भाई, वो मेरी बहन है, मैं इसे कैसे? आप कुछ और मांग लें। मैंने आंखें निकालते हुए कहा, बेटा फिर तुम यहीं रुको, मैं अभी फहद और अब्बू को उठा कर लाता हूँ। वो खुद फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। रेहान बुरी तरह डर गया। नहीं नहीं एहसन भाई, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे बस 1 दिन का वक्त दें, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मैं आपकी बात करवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने हामी भर ली कि वो अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता हमवार करेगा और मेरे इश्क की तकमील में मेरा मददगार बनेगा। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। जिस किंजा के ख्वाब में महीनों से देख रहा था, अब वो मेरी पहुंच में नजर आ रही थी। मैंने रेहान से कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब जाओ, सबा तुम्हें नीचे तक छोड़ने जाएगी। और हाँ सबा, इसे छोड़कर फौरन वापस ऊपर आना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इस सारे मामले के बारे में। मेरा मकसद सबा को ऊपर बुलाकर मजीद दबाव डालना था, ताकि वो भी किंजा के मामले में मेरी मदद करे और ये राज हमेशा के लिए राज रहे। सबा ने सर हिलाया और रेहान के साथ नीचे चली गई। मैं वहीं चारपाई पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। रात की ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन मेरे अंदर फतह की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि जब सबा वापस आएगी तो मैं उससे मजीद कुछ वादे लूंगा। शायद उसकी सहेलियों के बारे में भी कुछ मालूमात लूंगा, या फिर उसे ये बावर कराऊंगा कि अब उसकी डोर मेरे हाथ में है। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट, सबा वापस नहीं आई। मैं बेचैनी से टहलने लगा। क्या वो डर गई है या शायद नीचे कोई जाग गया है? मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो अपने आप को संभाल रही है, घबराई हुई है। लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया और वो नहीं आई तो मुझे एहसास हुआ कि वो नहीं आएगी। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने सोचा होगा कि अब रेहान तो चला गया है, अब एहसन भाई क्या कर लेंगे, या शायद वो इतनी शर्मिंदा थी कि मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि नीचे जाकर उसे बुला लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर अम्मी या अब्बू की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे
सबा के कमरे में या उसे बुलाते हुए देख लिया तो उल्टा सवाल मुझ पर उठेंगे। मैंने दांत पीसकर रह गया। आज का मौका हाथ से निकल गया था, लेकिन मेरे पास वीडियो थी और रेहान का वादा भी। मैं बोझल कदमों से वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। काश मैंने सबा को नीचे जाने ही ना दिया होता, काश मैंने उसे वहीं रोक लिया होता। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। मैं किंजा के ख्यालों में खो गया कि किस तरह रेहान अब मजबूर होकर मेरी राह हमवार करेगा। ये सोचकर दिल को कुछ तसल्ली हुई। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। रात के जगे होने की वजह से सर बोझल था। दीवार पर लगी घड़ी 10 बजा रही थी। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, एहसन उठ जाओ बेटा, कब तक सोते रहोगे, नाश्ता कर लो। और याद है ना, आज शाम हमें पेशावर शादी पर जाना है, तुमने तैयारी करवानी है और ड्राइविंग भी करनी होगी। पेशावर शादी, मुझे एकदम याद आया। ओ खुदाया, आज तो सबा और घर वालों ने पेशावर जाना था। रात मेरे हाथ में इतना अच्छा मौका था कि मैं सबा को रोक सकता था या उसे किसी बहाने से घर पर रहने पर मजबूर कर सकता था ताकि हम बात कर सकें। लेकिन अब वो लोग जा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा। मैंने अम्मी से कहा, जी अम्मी, आप नाश्ता लगाएं, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। मैं बाथरूम गया, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे ताकि दिमाग हाजिर हो सके। जब मैं तैयार होकर बाहर आया और नाश्ते की मेज पर बैठा तो वहाँ सबा मौजूद नहीं थी। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मी सबा कहाँ है, अभी तक सो रही है क्या? अम्मी ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, वो उठी थी, मैंने उसे जगाया था, लेकिन वो कह रही है कि उसके सर में शदीद दर्द है और तबीयत कुछ खराब है। वो अपने कमरे में ही है, शायद कुछ देर तक ठीक हो जाए। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। मैं खूब जानता था कि सबा की तबीयत क्यों खराब है। ये बीमारी नहीं थी, बल्कि मेरा सामना करने का डर था। वो रात की वारदात की वजह से मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने मुझे धोखा दिया था रात को ऊपर न आकर, और अब वो छुप रही थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मी ने मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने की लिस्ट दी। मैं बाजार गया, सामान खरीदा और घर वापस आया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि मेरा भाई फहद, कावरान और सबा एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। सबा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, लेकिन वो फहद के साथ सरगोशियों में कुछ बातें कर रही थी। मैं हैरान हुआ, क्योंकि वो दोनों तो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ते थे और नोक झोंक चलती रहती थी। आज ऐसी क्या बात थी जो इतनी राजदाराना अंदाज में हो रही थी? मुझे एक लम्हा के लिए डर लगा कि कहीं सबा ने फहद को कुछ बता तो नहीं दिया, कहीं उल्टा मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं चल रही। मैंने सबा को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में उसे पैगाम दिया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, ऊपर ना आकर तुमने मेरी बात टाली है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। सबा ने घबरा कर नजरें चुरा ली। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। मैंने सोचा कि उसे मैसेज करके पूछूं। मैंने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप खोला। जब मैंने सबा का नंबर देखा तो वहाँ उसकी प्रोफाइल पिक्चर गायब थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मुझे अब शदीद गुस्सा आ रहा था। ये लड़की रात को पकड़े जाने के बावजूद इतनी चालाकी दिखा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी जाकर सबके सामने उसका पोल खोल दूं, लेकिन फिर रेहान का वादा और किंजा का ख्याल आड़े आ गया। शाम होने को थी। घर में शादी पर जाने की तैयारियां उरूज पर थीं। इतने में हमारे पड़ोस में रहने वाले मेरे चचा और चची हमारे घर आ गए।